हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 3 के ईवीएस के चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे, जो है पानी रे पानी। तो ये जो चैप्टर है वो लगभग 6 पेजेस का है। 6 पेजेस का ये चैप्टर है और इसके आगे जो 4th चैप्टर है तो उसको भी हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो 3 और 4 को हम पढ़ेंगे। अगर टाइम कम रहा और वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं हुई तो हम चैप्टर नंबर 5 को भी इसमें ही कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे एक पानी से जुड़ा हुआ पोयम दिया है। तो बच्चों को यदि हम कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं तो यदि हम उसको पोयम के माध्यम से या फिर किसी एक्टिविटी के माध्यम से यदि हम पढ़ाते हैं तो वो जल्दी से उनके दिमाग में बैठ जाता है। और इससे उनको, जैसे कि अगर वो किसी समुदाय से बिलोंग करते हो, यदि स्पेशल समुदाय से बिलोंग करते हो और वहाँ पे यदि पानी से जुड़ा हुआ कोई संगीत है, कोई कविता है, तो हम बच्चों से कहेंगे कि वो भी ये गा करके सुनाएं। तो इससे वो उनको अपने समुदाय के प्रति भी लगाव होगा और उसकी भी जानकारी उन्हें होगी। तो कोई लोकल सॉन्ग हो या फिर लोकगीत हो, ये सारी चीज़ें बच्चे अगर पढ़ाई में जोड़ते हुए इसको लेके चलेंगे तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं पढ़ाई को। तो इसके लिए हम मतलब टीचर्स को ही बच्चों को इन सब चीज़ों से रिलेट करके पढ़ाई कराते रहना चाहिए। तो यहाँ पे एक कविता दी हुई है पानी, जो किसने लिखी है? श्री प्रसाद ने लिखी है। यहाँ पर पानी के उपयोग के बारे में कुछ कहा गया है कि मुँह धोऊंगा पानी से, मुन्ना कहता नानी से, प्यासे पानी पीते हैं, पानी से सब जीते हैं, जाने कब से पानी है, कितनी बड़ी कहानी है, कहीं ओस है बर्फ़, कहीं पानी ही क्या भाव नहीं, सब रूपों में पानी है, कहती ऐसा नानी है, नदियाँ बहती कल कल, झरने गाते छल 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 छल, तालों में लहराता जल, कुओं में आता निर्मल, धरती पर जीवन लाया, खेत सींच कर लहराया, पर जब बाढ़ें लाता है, भारी आफत ढाता है। तो ये श्री प्रसाद के द्वारा लिखी गई इस कविता है, जिसमें बताया गया है कि पानी कितना ज़रूरी है और यदि पानी ना रहे तो कितनी दिक्कत होती है, और यदि बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है तो बाढ़ आ जाती है और आफत भी आ जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे दिया है पेडागोजी का एक सेक्शन दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि अपने इलाके में गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं और गीत बच्चे कक्षा में गाएं। इससे अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति उनका लगाव बढ़ेगा। तो जैसा मैंने बताया है कि आपको ऊपर है कि बच्चों से हम उनके समुदाय से जुड़ी हुई कोई कविता या फिर जिस भी कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हो किसी, तो उससे जुड़ी हुई कोई कविता अगर वो गा के सुनाए तो उससे उनके बारे में भी उनकी अपने समुदाय की कला संस्कृति के बारे में उन्हें पता भी चलेगा और उसके प्रति लगाव बढ़ेगा और उन्हें ज़्यादा रुचि आएगी पढ़ाई में। अब यहाँ पे क्या है कि क्या तुम पानी पर कोई कविता या गाना जानते हो, कक्षा में सुनाओ। तो ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो बच्चों से पानी से जुड़े हुए हैं, वो पूछे गए हैं। जैसे कि कोई काम बताओ, ऐसे 4 काम बताओ तुम पानी बिना कर सकते हो और तुम पानी बिना नहीं कर सकते हो। तो ऐसे प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे, जिससे वो सोचेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे कि वो दिन भर में पानी के बिना कौन से काम करते हैं और पानी से जुड़े हुए वो कौन से काम करते हैं जो बिना पानी के नहीं हो सकता। जैसे नहा नहीं सकते हम बिना पानी के, कपड़े नहीं धुले जा सकते हैं बिना पानी के, खाना खा के हम बिना पानी पिए नहीं रह सकते हैं। तो ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें और कुछ चीज़ें हैं जैसे जो बिना पानी के भी हो सकती हैं। वैसे यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे ऐसा है कि आपके घर में पानी कहाँ से आता है और पानी से जुड़े हुए कौन कौन से काम में कौन कितना ज़्यादा पानी लगता है। ऐसा यहाँ पे दिया गया है कि इन कामों में सबसे ज़्यादा पानी जिनमें लगता है उसे लिखो, बाकी को ज़्यादा से कम के क्रम में लिखो। जैसे काम यहाँ पे दिया है कि नहाने में, पीने में, घर धोने में, खेत में पानी देने में और आटा गूँथने में। तो इसको क्रम में हमें लिखना है 1 2 3 4 5 के क्रम में कि किस में सबसे अधिक लगता है और किस में कम लगता है, उसके क्रम में हमें लिखना है। तो हम बच्चों से ही ये प्रश्न पूछेंगे और इसका जो वो उत्तर देंगे उसके हिसाब से हम इसे फिल करवाएंगे उन्हें। यहाँ पे दिया है कहाँ से मिलता है पानी। तो सभी बच्चों से हम एक एक करके पूछेंगे कि उनके घर में कहाँ से पानी आता है और सभी अपना अपना आंसर देंगे। जैसे कुछ के यहाँ ट्यूबवेल से पानी आता है, कुछ के यहाँ नहर से, झील से, कुआं से, नल से, या कुछ लोग ख़रीद के पानी पीते हैं। तो ऐसे ऐसे उनके अलग अलग तरह के आंसर जानेंगे। इससे
को अपने साथियों के बारे में भी पता चलेगा कि उनके यहाँ पानी कैसे आता है, और फिर अपने बारे में भी वो बताएंगे। तो ऐसे करके उन्हें पता चलेगा कि सबके यहाँ अलग अलग तरीके से पानी को लाया जाता है और कितनी मुश्किल से पानी आता है, या फिर किसी के यहाँ बहुत आसानी से मिल जाता है पानी। तो ऐसे करके वो जानेंगे कि पानी के कहाँ कहाँ स्रोत है, कहाँ कहाँ से पानी आता है। उसके बाद दिया है कि क्या तुम्हारे गांव या शहर में कोई नदी बहती है, यदि हाँ तो उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे नदियों के कुछ नाम हैं जो बच्चे बताएंगे। फिर उसके बाद कुछ ऐसे ही पानी से जुड़े हुए प्रश्न हैं, और यहाँ पे एक प्रश्न ये दिया है कि क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें बाहर से पानी भरने नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे दिया है कि क्या आप आसपास के सभी लोगों वहीं से ही पानी भरते हैं, मतलब कि दूर जाना पड़ता है, कहाँ से पानी आता है आपके घर, ये सारे प्रश्न हैं। और क्या ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें पानी भरने नहीं दिया जाता है। तो हम बच्चों को ये चीज़ बताएंगे कि पहले की जो संस्कृति और पहले का जो समाज था, वहाँ पे कुछ ऐसी कुरीतियाँ थीं जिसमें कि कुछ अलग अलग जाति के हिसाब से लोगों को वर्ग में बांट दिया गया था। और वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो पानी नहीं भरने देते थे, और उन लोगों को जिनके साथ तो वो लोग भेदभाव करते थे, जिनको छोटी जाति के मानते थे वो लोग। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी सभी लोग समान हैं और सबको एक जगह से पानी ले सकता है, सभी लोग समान अधिकार है सबको। तो ऐसा हम बच्चों को बता सकते हैं। और ये भी दिया है कि यहाँ पे शिक्षकों के लिए कि कई जगह कुछ लोगों को आम स्रोत से पानी नहीं लेने दिया जाता है, मतलब कि जो कॉमन स्रोत है वहाँ से पानी नहीं लेने दिया जाता है। इस पर चर्चा करना ज़रूरी है, जिससे कि भेदभाव जैसे विषयों के प्रति संवेदनशीलता बढ़े। तो बच्चों को यदि हम ये सब बताएंगे तो उनके अंदर और एक अच्छा इंसान, क्योंकि शिक्षा जो है उससे एक अच्छा इंसान बनाना ही मेन पॉइंट होता है शिक्षा का। तो इससे वो उनके अंदर भेदभाव जैसी चीज़ें नहीं आएंगी और वो सबके प्रति संवेदनशील रहेंगे, सभी का सम्मान करेंगे, चाहे वो कोई बड़ा हो या छोटा हो या किसी भी जात का हो, गरीब हो अमीर हो, वो सबको सम्मान करेंगे, सबको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। तो एक अच्छा इंसान बनाना शिक्षा का उद्देश्य है। तो इससे अभी हम छोटे पर से ही उनको ये चीज़ें सिखाएंगे, जैसे वो घर से कुछ चीज़ें सीख के आते हैं वैसे ही स्कूल में भी संस्कार दिए जाते हैं, नैतिकता के भाव उनके अंदर डेवलप होंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि कुछ चीज़ें हैं जो पानी भरने वाली, उसको उन्हें कलर करना है, इससे उन्हें पता चलेगा कि किन किन चीज़ों पे वे पानी भरते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न दिया है कि तुम्हारे घर में यदि किन्हीं और चीज़ों में पानी भर कर रखा जाता है तो कॉपी में उनका चित्र बनाओ और नाम भी लिखो। चित्र में दिए सभी बर्तनों में यदि ऊपर तक पानी भरा हो तो किस बर्तन में सबसे कम पानी होगा और किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी होगा, ये भी दिया है। यह तुम कैसे कह सकते हो। तो चित्र में जो जो बर्तन है उसमें कैसे बता सकते हो कि किस में अधिक पानी आता है और किस में कम पानी आता है। उसी से जुड़ी हुई यहाँ पे छुटकी चकराई, ऐसा एक छोटा सा किस्सा दिया हुआ है छुटकी का। हिरेन और छुटकी को बहुत गर्मी लग रही थी। अंकल ने कहा रुको, मैं तुम्हें आम का पन्ना देता हूँ। उन्होंने 2 गिलास स्टील के गिलास भरकर बच्चों को पकड़ाए, पर छुटकी ने जिद पकड़ी, मुझे तो कांच के गिलास में ही पीने में मज़ा आता है। अंकल ने पन्ना एक कांच के गिलास में पलट दिया, पर नहीं, छुटकी फिर भी नहीं मानी। बोली, अंकल आपने मुझे तो कम दिया है, तुम्हें क्या लगता है क्या छुटकी के गिलास में कम पन्ना था। पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, ये तो वर्ग है। अब यहाँ पे ये जो दिया है कि छुटकी को ऐसा लगता है कि उसको कम पन्ना दिया गया है, और उससे पहले कांच के गिलास में पीना पसंद था, लेकिन उसको ये गिलास जो है वो छोटा दिखता है और ये स्टील का गिलास उसे लंबा दिखता है। लेकिन उसे ये नहीं दिखता है कि ये गिलास जो है वो पतला है और ये इसकी चौड़ाई अधिक है। और उसे ऐसा लगता है कि इस जो लंबा वाला गिलास है जो उसे बड़ा दिखता है उसमें जो पन्ना है वो अधिक आया होगा और इसमें कम आया होगा। तो ये जो हम जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ते हैं उसमें ये दिया गया है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसमें ये होता है कि बच्चे जो हैं कि इसमें मूर्त जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है उसमें ये दिया है कि
जो बच्चे हैं वो 2 से 7 वर्ष के जो बच्चे हैं वो ये तर्क नहीं कर पाते हैं और ये समझ नहीं पाते हैं कि अगर कोई उन्हें ऐसा लगता है कि जो चीज़ साइज में और शेप में बड़ी है उसमें चीज़ें ज़्यादा समाहित होती हैं, और वो ये नहीं देख पाते हैं कि यदि इसमें कम चीज़ें रखी गई हैं या ज़्यादा चीज़ें रखी गई है और वो दूसरे बर्तन में भी समाहित हो जा रही है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, उन्हें ऐसा लगता है कि बड़े बर्तन में अगर कोई चीज़ रखी है तो वो ज़्यादा है, और अगर वो छोटे बर्तन में वही चीज़ अगर रख दी जाती है तो वो उन्हें लगता है कम है। तो इसलिए वो यहाँ पे ये तर्क नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही सही लगता है, ईगो सेंट्रिक एज होता है ये, और उन्हें वो सिर्फ अपनी दृष्टिकोण से देख पाते हैं, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू उन्हें नहीं समझ में आता है। तो यहाँ पे ये होता है। उसके बाद जब कॉन्क्रीट स्टेज में हो जाते हैं तब वहाँ पर उन्हें ये उनकी ये प्रॉब्लम सही होती है और वहाँ पे वे तर्क करना सीख जाते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर जो छुटकी नहीं समझ पा रही है, कि उसे लगता है कि ये जो स्टील का ग्लास है वो उसे बड़ा दिखता है क्योंकि वो लंबाई में बड़ा है, और उसे लगता है कि इसमें जो पन्ना है वो अधिक आया होगा, और ये लंबाई में कांच का ग्लास है वो छोटा है तो उसे लगता है कि इसमें पन्ना कम आया है। फिर यहाँ पे दिया है कि पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, वर्ग पहेली में ढूंढो और गोला लगाओ, क्या तुम 10 ढूंढ पाए। तो इसमें 10 जगहों को यहाँ पे बच्चों को ढूंढना है और उसमें गोला लगाना है। छुटकी चक्राई वाले क्रियाकलाप को करके दिखाएं, बच्चों को क्रियाकलाप करने, देखने तथा पूछने के मौके दें। तो ये वाली जो क्रियाकलाप है हम बच्चों से करवा सकते हैं और उनके इसमें प्रश्न को हम उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे अगर उनके मन में कोई प्रश्न आता है इससे जुड़ा हुआ। तो फिर यहाँ पे दिया है कि इनमें से जो अलग है उस पर गोला लगाओ, बताओ क्यों। तो यहाँ पे जैसे दिया है कि नदी, पहाड़, तालाब, नल, सोता, तो इसमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, कहाँ कहाँ नहीं मिलता है, उसके हिसाब से उन बच्चों को इसमें छांटना है। तो ऐसे वो डिफ्रेंसिएशन कर पाने में, और जो हमने पहले पढ़ाया है उनको कि पानी के स्रोत कहाँ कहाँ से पानी किसके किसके घर आ रहा है, उस चीज़ को यहाँ पर वे जोड़ करके और वो उन सब चीज़ों को छांट पाएंगे जहाँ पर पानी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा उनके अंदर तर्क की क्षमता विकसित होगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि नहाना, कपड़े धोना, तैरना, कंघी करना, आटा गूँथना। अब इसमें किस में पानी की ज़रूरत नहीं है, तो कंघी करने में पानी की ज़रूरत नहीं है और इन सभी चीज़ों में पानी की ज़रूरत है। तो इससे बच्चे इस चीज़ को छांट पाएंगे कि कंघी करने में पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर यहाँ पे रंगों से जुड़ा हुआ दिया है कि बच्चे यहाँ पे एक कागज़ को बीच में मोड़ो, अब खोलकर अलग अलग रंगों की कुछ बूंदें डालो, कागज़ को फिर मोड़ो, दबा लो और खोलकर देखो क्या बना। तो रंगों के खेल यहाँ पे छोटा सा एक एक्टिविटी दिया है जो बच्चों से करवा सकते हैं। तो बस यही था इस चैप्टर में जो था यहाँ पे। ये छुटकी चक्राई वाला ये वाला पॉइंट आप देख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है सीटेट के लिए। उसके बाद ये जितने भी शिक्षक के लिए यहाँ पे बिंदु जो दिए गए हैं, ये सारे जो भी बिंदु हैं वो एनसीईआरटी की जिस बुक में भी जहाँ पे भी दिया वो सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं पेडागॉजी के लिए, यही पेडागॉजी होता है। तो बस यही था इस चैप्टर में। अब हम 4th चैप्टर पर चलते हैं। यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 है, ये जो है हमारा पहला स्कूल। अब जैसे कि सभी का पहला स्कूल उनका परिवार होता है, तो वैसे ही यहाँ पर हमारा पहला स्कूल जो बच्चों के लिए दिया गया है। तो इसमें ये है कि इस चैप्टर में कि उनको उनके परिवार से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में ही प्रश्न किया गया है और उनसे कहा गया कि वो अपने परिवार के लोगों से कुछ प्रश्न करें और परिवार के बारे में, परिवार को समझने, कुछ रिश्तों को समझने के बारे में यहाँ पर इस चैप्टर में दिया गया है। और सभी का पहला स्कूल जो होता है वो उनका परिवार ही होता है। अभी तक आपने सीडीपी में जो भी पढ़ा होगा उससे आपको ये पता चला होगा कि बच्चों का या फिर किसी का भी पहला जो स्कूल होता है वो कहाँ से पहले, सबसे पहले वो चीज़ें कहाँ से सीखते हैं, तो अपने परिवार से सीखते हैं। तो यही है हमारा पहला स्कूल। तो स्कूल में हम कितनी सारी बातें सीखते हैं और समझते हैं, पर जानते हो हमारा पहला स्कूल कौन सा है? वह है हमारा परिवार। हम अपने परिवार से ही सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं। हम अपने परिवार से सबसे ज़्यादा करीब से जुड़े होते हैं, पर हम उसके बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। आओ अपने परिवार के बारे में सोचें और बातें करें। अपने परिवार का चित्र बनाओ, यदि फ़ोटो है तो चिपकाओ।
तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है कि परिवार का या तो चित्र बना सकते हैं या फिर अगर फ़ोटो है तो उसको यहाँ पे बच्चे चिपका सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि सबसे करीब से ही परिवार से हम सबसे करीब से कहाँ जुड़े होते हैं, अपने परिवार से जुड़ते हैं। और कोई भी चीज़ सीखने की शुरुआत कहाँ से होती है, तो परिवार से ही होती है। तो पहला स्कूल कौन हुआ, परिवार हुआ। स्कूल में भी हम क्या करते हैं, सीखने के लिए आते हैं, लेकिन इससे पहले हम कहाँ सीखे होते हैं, अपने परिवार से सीखे होते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। फिर यहाँ पे दिया है कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, उनका नाम और उनका तुमसे क्या रिश्ता है उसे लिखो। तो नाम लिखना है और रिश्ते को लिखना है। इससे बच्चे जानेंगे कि उनका रिश्ता किससे क्या है। और यहाँ पे किसी दो लोगों का, परिवार के दो लोग सदस्यों का नाम लिखना है और उन दोनों का रिश्ता क्या है। जैसे अगर वो दोनों भाई बहन हैं तो भाई का नाम, बहन का नाम यहाँ पे लिखो और उनका रिश्ता लिखो कि वो दोनों भाई बहन हैं। यदि कोई माँ बेटी हैं तो माँ का नाम और बेटी का नाम, यहाँ पे उनका रिश्ता माँ बेटी हैं। तो ऐसे करके बच्चों को ये भी पता चलेगा कि भाई बहन का रिश्ता होता है, माँ बेटी का रिश्ता होता है, पति पत्नी का भी रिश्ता होता है। अब यहाँ पे दिया है कि तुम्हारे घर में प्यार से किस नाम से बुलाते हैं तुम्हें, और तुम अपने घर के लोगों को किस किस तरह से बुलाते हो। तो यहाँ से बच्चों से हम उनका निक नेम पूछेंगे क्लास में। सभी अपना अपना निक नेम बुलाएंगे या फिर उन्हें कोई और स्पेशली किस नाम से बुलाता है, या फिर उनके पापा ने उन्हें कोई नाम दिया हो वो उस नाम से उन्हें बुलाते हो, मम्मी ने अलग नाम से बुलाती हो, या फिर सब प्यार से उन्हें क्या बुलाते हैं और वो सबको क्या बुलाते हैं, कोई अलग नेम। तो वो चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। अब यहाँ पे दिया है कुछ लोगों के चित्र बने हैं, इनमें दो लोग बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, उनका नाम, उनका आपस में क्या रिश्ता है, हो सकता है। तो बच्चे तो ये चीज़ बहुत कम ही ऑब्ज़र्व कर पाते हैं कि दो लोग कैसे एक जैसे दिखते हैं। बड़े ही लोग ऑब्ज़र्व करते हैं। यहाँ पे कोई बाहरी सदस्य आया है उनकी फैमिली में तो वो ऑब्ज़र्व कर सकता है कि तुम्हारी आँख तुम्हारे भाई से मिलती है, तुम्हारे पापा से मिलती है, तुम बोलते कैसा हो, तो अपने मम्मी की तरह बोलती हो या पापा की तरह चलती हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑब्ज़र्व करने के लिए दी गई हैं। तो इस फिगर में बच्चों से हम बता सकते हैं कि उनके फैमिली में या फिर वो अपने फैमिली के किसी मेंबर से उनके गुण सब मिलते जुलते होते हैं। फिर यहाँ पे भी कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी आँखें, तुम्हारे बाल, तुम्हारी चाल किससे और कैसे मिलती है। अब यहाँ पे अनवरी की फैमिली के बारे में दिया। आओ अब अनवरी के परिवार के बारे में कुछ पढ़ें। अनवरी के परिवार के सभी लोग धोबी का काम करते हैं। परिवार के सभी सदस्य जो है वो धोबी का काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई कपड़े धो रहा है और उसे ये पटक मतलब उसके मैल निकाल रहे हैं और यहाँ पे लोग सुखाने का कोई काम कर रहा है। तो ये सब एक परिवार से जुड़े हुए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि एक परिवार के लोग मिल करके कामों को बांट करके कर लेते हैं। तो अपनी अपनी तरह से कपड़े धोने, सुखाने, इस्त्री करने में हाथ बटाते हैं। अनवरी और उसका चचेरा भाई तौफिक भी अब यह काम सीख रहे हैं। क्या तुम्हारा परिवार भी मिलकर कोई काम धंधा करता है? यदि हाँ तो क्या? इस काम में तुम क्या मदद करते हो? हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। अनवरी के चाचा ने उसे और परिवार के सभी बच्चों को साइकिल चलाना सिखाया। तो हम परिवार से ही एक दूसरे से सीखते हैं। जैसे बच्चे, अगर किसी का बच्चा होता है फैमिली में, तो परिवार के सदस्य मिल कर के उसे बोलना, उसे बैठना, चलना और भी बहुत सारी चीज़ें वो सिखा देते हैं। तो एक दूसरे की मदद कर देते हैं। तो ऐसे जैसे परिवार में यदि कुछ लोग रहते हैं तो बाहर से सब्ज़ी लाने का काम किसी और का रहेगा, सुबह में झाड़ू पोछा का काम किसी और का रहे, या फिर खाना बनाने का काम किसी और का रहे, बच्चों को संभालने का काम किसी और का रहता है। तो ऐसे एक दूसरे की मदद करके एक परिवार चलता है। तो बच्चे ऐसे सीखेंगे कि परिवार में कैसे सब एक दूसरे की मदद करते हैं और उनके अंदर भी अपनी फैमिली में छोटे छोटे काम को लेकर के मदद करने की भावना आएगी। तो ये चीज़ें हम स्कूल में उन्हें सिखा सकते हैं। तुमने भी अपने परिवार से बहुत कुछ सीखा है क्या, और किससे? क्या किसी ने तुमसे भी कुछ सीखा है? तो हाँ, ये प्रश्न है, बच्चों से हम पूछ सकते हैं। उसके बाद है कि कुछ और बातों के बारे में सोचो और लिखो। जैसे कि जब मैं दुखी होती हूँ तब मैं डैश के पास जाती हूँ। तो बच्चों से हम प्रश्न पूछेंगे कि अगर आप दुखी होते हो तो किसके पास जाते हो, उसका नाम ही वे लिख सकते हैं, या फिर जो भी उन्हें पुकारते हैं, दादा दादी, उनका लिख सकते हैं। फिर जब मैं पुराने दिनों के बारे में जानना चाहती हूँ तब मैं डैश के पास जाती हूँ। तो ऐसे करके कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके यहाँ पे उत्तर लिखने हैं। उसके बाद यह है कि जूते बाहर उतार कर ही आना
यह सुरेखा के परिवार का रिवाज है, लेकिन उसके कुछ दोस्त जूते चप्पल पहनकर घर के अंदर आ जाते हैं। इससे सुरेखा के बाबा जो है वो नाराज़ होते हैं। तो सुरेखा के परिवार में ये रिवाज है कि जूते चप्पल बाहर निकाल कर के आना है, और ये रिवाज किसने बना रखा है? तो उनके बाबा ने, या फिर बाबा के समय से या उनसे पहले के समय से ये चीज़ें चलते आ रही हैं। तो उसके परिवार का ये रिवाज है। क्या तुम्हारे परिवार के अपने कुछ रिवाज हैं? कौन कौन से? अपने घर व आसपास को साफ रखने के लिए तुम और तुम्हारा परिवार क्या क्या करते हैं? क्या तुम्हारे परिवार में किसी की कोई ख़ास आदत है, जैसे ज़ोर से हंसना, खुश होने पर गाना आदि? उनकी तरह करके दिखाओ। तो बच्चों से हम यहाँ पे उनके फैमिली की किसी मेंबर की कोई स्पेशल एक्टिविटी है वो करवा के पूछ सकते हैं, दिखा सकते हैं। तुम अपने परिवार में बड़ों की इज्जत कैसे करते हो? अपने आसपास देखो लोग क्या क्या तरीके अपनाते हैं। बड़े जब बच्चे थे, घर के किसी बड़े को उनके बचपन का कोई मज़ेदार किस्सा बताने को कहो। तो बड़ों से हम ये कह सकते हैं कि वो अपना बच्चे ये पूछ सकते हैं कि अपने ज़माने का कोई मज़ेदार किस्सा वो बताएं, और वो किस्से बच्चे सुन के आके स्कूल में भी बता सकते हैं, उनसे हम पूछ सकते हैं। तो ये जो चीज़ें, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप करवाते हैं बच्चों से, तो ये जो चैप्टर है वो उनके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए अच्छे से बैठ जाएगा। तो ये एक तरह से हो जाएगा ग्रुप, मतलब डिस्कस करके क्लास में पढ़ना, बच्चों से ही प्रश्न पूछना, उनके उत्तर जानना, उनके प्रश्नों के उत्तर देना, यही है इस चैप्टर में। तो कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन चैप्टर नंबर 3 और 4 का? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।